सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसमें हौसला, हिम्मत और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। ये वो 3 चैंपियंस हैं जिन्होंने पेरिस में खेले जा रहे पैरालंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। देखिए 3 तस्वीरें। सुमित अंतिल ने इतना दूर जेवलिन फेंका कि एक नया रिकॉर्ड ही कायम हो गया। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी सुमित गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। दूसरे पदक वीर हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने बैडमिंटन कोर्ट में विरोधी टीम को परास्त करके गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। सबसे पहले पेरिस पैरालंपिक में देश को पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने दिलाया था और जो उन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीतकर देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा हमारे कई और पदक वीर हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें आज पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि ये हौसलों की जीती जागती मिसाल है। ये सभी जो हैं अपने मुश्किल वक्त से लड़कर और मुश्किल हालात को मात देकर यहां तक पहुंच गए। इनकी कामयाबी हमें सिखाती है हार मानने से नहीं, बल्कि कुछ करने से हालात बदलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात सुमित अंतिल की करते हैं, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया। सुमित ने ये गोल्ड मेंस जेवलिन थ्रो में हासिल किया है। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 69.11 मीटर के नए पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ शुरुआत की, जिसने 68.55 मीटर के उनके पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ वो स्टैंडिंग में शीर्ष पर पहुंच गए। इसके बाद सुमित अंतिल ने अपने दूसरे प्रयास में 70.59 मीटर के थ्रो के साथ बेहतर प्रदर्शन किया और ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया। उनका 5वां प्रयास भी 69.04 मीटर का रहा, जो एक बार फिर टोक्यो 2020 के थ्रो से बेहतर रहा। सुमित के नाम F64 वर्ग में 73.29 का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। सुमित की ये कामयाबी कई लिहाज से अहम है, क्योंकि उन्होंने कठिन हालात को मात देकर ये गोल्डन मुकाम हासिल किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों सुमित अंतिल की ये कामयाबी कमाल की है। और उनकी अगर हम प्रोफाइल की बात करें, नजर डालें, तो देखिए सोनीपत में रहने वाले सुमित अंतिल का जन्म जो है 7 जून 1998 को हुआ। और सुमित जो है जब 7 साल के थे तब से जो है एयरफोर्स में तैनात पिता राम कुमार से उनका जो साथ है वो हमेशा के लिए छूट गया। बिल्कुल, पिता का साया उठने के बाद मां निर्मला ने हर दुख सहन करते हुए सुमित समेत चारों बच्चों को बड़ा किया। 12वीं में पढ़ाई के दौरान सुमित के साथ भयानक हादसा भी हुआ। बिल्कुल चैलेंजेस रहे हैं। तो देखिए 5 जनवरी 2015 को शाम जो है ट्यूशन पढ़कर बाइक से लौट रहे थे वो, और तभी सीमेंट के कट्टों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सुमित को टक्कर अचानक मार दी। इस हादसे में सुमित को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। हादसे के बावजूद सुमित कभी उदास नहीं हुए और उन्होंने खेलों की तरफ ध्यान दिया। उनकी जिंदगी उस वक्त फिर से बदल गई जब वो फिर एसआई सेंटर पहुंचे। यहाँ पर देखिए वहां पर एशियन रजत पदक विजेता कोच वीरेंद्र धनखड़ ने सुमित का मार्गदर्शन किया। फिर दिल्ली में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कोच नवल सिंह ने उन्हें जेवलिन थ्रो के तमाम गुर सिखाए। देखिए पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीतीश कुमार ने भी इतिहास रच दिया है। उन्होंने बैडमिंटन की मेंस सिंगल SL3 कैटेगरी में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21 और 23-21 से हराया है। गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही वो पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट बन गए हैं। इससे पहले अवनी लेखरा ने भी इसी तरीके से अपनी जीत का परचम लहराया था। तो देखिए शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता गया है। आपको बता दें कि इस बार नीतीश ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया और पहली ही बार में इतिहास रच दिया। पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरा शटलर नीतीश कुमार का सफर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। नीतीश बचपन में फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। 15 साल की उम्र में एक ट्रेन हादसे में अपना एक पैर गंवा दिया। पैर गंवाने के बाद नीतीश पढ़ाई में जुट गए। यहाँ देखिए 2013 में अगर बात करें तो IIT मंडी में उन्होंने एडमिशन लिया, यानी ब्रिलियंट है वो। IIT की पढ़ाई के दौरान बैडमिंटन में दिलचस्पी जागी, जो फिर उनका जुनून बन गई। नीतीश के पैरा बैडमिंटन करियर की शुरुआत 2016 में हुई। 2016 में हरियाणा टीम में उनका चयन हुआ। उन्होंने देखिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2017 में पाया।
बिल्कुल, देखिए अपने पहले ही पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचना किसी सपने के सच होने जैसा है। नीतीश कुमार ने इस सपने को सच करके दिखाया है। उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर बात की हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने। देखिए, पेरिस पैरालंपिक्स में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है और आज बैडमिंटन कोर्ट पे हमें बहुत अच्छी और स्वर्णिम यानी सोने से भरी हुई खबर मिली, क्योंकि नितेश ने गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखा है, कब्जा किया है। इस वक्त नितेश और कोच गौरव खन्ना जी हमारे साथ है। नितेश और गौरव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है एक बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच नितेश। आज मुबारकबाद, आज नितेश का दिन है, उसको मुबारकबाद देनी है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। है वो मुझे पता है बहुत मेहनत के बाद आई है। नितेश, मैं आपसे ही पहले शुरू करूंगा। आप जब पोडियम पे खड़े थे तो क्या आपको वो वक्त याद आ रहा था जब एक बुरा दौर था और कहीं ना कहीं उस बुरे दौर में आपको ये सीख दी कि मुझे पोडियम पर पहुंचना है और भारत का झंडा ऊपर तक लेकर जाना है? मैं बुरे वक्त का तो नहीं कहूंगा, बट मुझे वो पूरा टाइम का फ्लैशबैक आ रहा था जब जितना मैंने हार्ड वर्क किया था, जो मैंने प्लान किया था, जितना मैंने इस पोडियम के लिए मैंने जितनी मेहनत करी थी, जितना अच्छा टाइम था, मेहनत वाला टाइम था, वो सब फ्लैशबैक आ रहा था। जितने मैंने सैक्रिफाइस किए हैं, वो बुरा वक्त तो कुछ नहीं था। ऑल गुड मेमोरीज एंड एवरीथिंग। वेल ऑफ कोर्स गुड मेमोरीज ही होनी चाहिए, और मुझे पता है आपने मेहनत भी बहुत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। थोड़ा सा ना आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको फुटबॉल से प्यार था। अनफॉर्चुनेट रहा कि आप फुटबॉल में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन दूसरा जो प्यार था वो बैडमिंटन बना, और बैडमिंटन ने देखिए आपको आज गोल्ड मेडल पहना दिया। जी, मैंने एक्चुअली बैडमिंटन स्टार्ट किया था रिक्रिएशन के लिए, बट आई लव द स्पोर्ट सो मच कि आई स्टार्टेड टेकिंग इट प्रोफेशनली फॉर कॉलेज लेवल फर्स्ट। फिर जब मुझे पैरा स्पोर्ट्स का पता चला, हमारे पैरा बैडमिंटन के जो इतने लेजेंडरी सीनियर्स हैं हमारे, इतने टाइम से दे हैव बीन डोमिनेटिंग द वर्ल्ड बैडमिंटन, तो उन सबको मिलके सबकी स्टोरी से आई फेल्ट टू मोटिवेटेड, एंड देन every step towards it has been a dream. I had few amazing tournaments, few tough losses, but yeah, at the end everything is worth. Nitesh, I'm sure it is a dream come true for you, but take us through a journey, when you actually started dreaming of playing badminton and dreaming of, being on the podium. How was that? Take us through that journey. मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई जब मैंने 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिजल्ट देखा था, और उसके बाद में जब मैं अपने सभी सीनियर्स से मिला, सबकी स्टोरी के पता चला, द मोर आई केम टू इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, एवरी person from different background, different country, they were coming with different struggles and everything, so everything motivated me very well, and then step by step everything went very well. बहुत tough time था, और I'm happy that I've pulled it off everything in a good way. नितेश हरियाणा में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में सीनियर बैडमिंटन कोच हैं। उनकी इस बड़ी कामयाबी पर हरियाणा में भी जश्न मनाया जा रहा है। स्पोर्ट्स करनाल के डिप्टी डायरेक्टर राकेश पांडे ने कहा कि नितेश की कामयाबी का राज उनकी लगन और कड़ी मेहनत है। शुरुआत में नितेश ने ट्रेनिंग मेरे से ही ली है। अभी 1 साल से वो गोपीचंद एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है, और बहुत ही डेडिकेटेड प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है वो। और यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया आपको कि मॉर्निंग 4:30 बजे वो ट्रेनिंग पे आ जाता है, 4:30 से 8:30 बजे तक सुबह ट्रेनिंग करता है। उसके बाद 11 से 1 जिम भी करता है। उसके बाद 2:30 से 7:30 बजे तक शाम को बच्चों के साथ खेलता भी और खिलाता भी है। और IIT ग्रेजुएट मंडी से मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से कि 2018 में वो ओवरनाइट जर्नी करके आता था, उसके बाद सुबह 5 बजे यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग करता था, उसके बाद घर जाकर ब्रेकफास्ट करके वो मेरे साथ ही रहता था। उसने 2018 में सीनियर कोच ज्वाइन करा था, अभी भी करनाल में ही अपॉइंटेड है। देखिए, नितेश की कामयाबी से करनाल के उन युवा खिलाड़ियों को भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला जिन्हें खुद नितेश ने बैडमिंटन की बारीकियां सिखाई हैं। मैं पिछले साल आई थी यहाँ पे, राजस्थान से हूँ मैं, और पिछले साल मैंने पहली बार सर को देखा था, और मतलब ऐसे अलग ही मोटिवेशन थी सर को देख के कि हाँ हमें भी आगे बढ़ना है, सर की तरह आगे जाना है, अलग अलग जगह खेल के मेडल लेके आने देश के लिए। सर यहाँ पर खेलते हैं तो वो पैरा ओलंपिक के मतलब पैरा के प्लेयर हैं, फिर भी वो नॉर्मल जो प्लेयर्स होते हैं उनको कम्पीट करके और अच्छा कंपटीशन देते हैं, और वो फर्स्ट टाइम
उधर गए हैं, पैरालंपिक में फर्स्ट टाइम ही गोल्ड है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। और बाकी वो बहुत डेडिकेटेड प्लेयर हैं। इनमें 3 सेशन लगाते हैं, वो करनाल में ही लगाते थे पहले, ट्रेनिंग 3 टाइम करते थे दिन में, हमारे साथ ही सेशन होता था। आज उनको रिजल्ट मिल ही गया उनकी मेहनत का। मैच एंजॉय किया आपने? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो एक भविष्य देखते हैं बैडमिंटन में आप? हम सब भी यहाँ पर कोई स्टेट चैंपियन है, सब नेशनल जा रहा है, सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम। अभी उनके आने पे सेलिब्रेट करेंगे सब फिर से। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। बीती रात भी खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड 8 मेडल अपने नाम किए, जिसमें कि 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दिन की शुरुआत योगेश ने सिल्वर के साथ की, तो अंत नित्या ने ब्रॉन्ज के साथ किया। इस तरह से पैरा ओलंपिक में भारत अब तक 15 मेडल अपने नाम कर चुका है। पेरिस पैरा ओलंपिक में कामयाबी की कहानी लिखने वाले सितारे भले ही अभी 7 समंदर पार से लौटे नहीं हैं, लेकिन जीत की खबर तो पहुंची है, लिहाजा जश्न भी बनता है। ये तस्वीरें हरियाणा के बहादुरगढ़ में एथलीट योगेश कथुनिया के घर की है, जहां परिवार के लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मना रहे हैं। योगेश ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भी सिल्वर मेडल जीता था। सिल्वर मेडल जीता, बहुत ज्यादा खुशी है। इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि कब उसका मैच आए, और आज उसका मैच आया और सिल्वर मेडल जीता। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उस टाइम पे हमारी भी एज इतनी नहीं थी, और ना हमें इस चीज की समझ थी कि क्या हो गया एकदम से। बट अब सोचते हैं तब ये लगता है कि हाँ, उस टाइम पे हमारी जिंदगी बिल्कुल रुक चुकी थी। कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस लेवल पे भी आएंगे, और उसकी वजह से आज हम लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। कामयाबी का जश्न पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले भारतीय पैरा शटलर नितेश के घर पर भी मना, जहां उनके माता पिता ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बेटे की कामयाबी का जश्न मनाया। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। आज वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंक में था, और आज उसने गोल्ड मेडल लाके पूरे संसार में फतेह और भारत का तिरंगा फहराया। उससे बढ़िया खुशी किसी भी भारतीय के लिए हो नहीं सकती। बहुत अच्छा। अभी मैं बोलती हूँ भगवान ऐसा बेटा सबको दो। बहुत मेहनत करी है लड़का ने, बहुत मेहनत कर के पसीना बुआ के आज इस तक पहुँचा है। हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट निशात कुमार के चेहरे पर भी चांदी की चमक दिखी। हालांकि उम्मीद और मेहनत दोनों गोल्ड मेडल की थी। पिछले पैरालंपिक्स में भी सिल्वर था, और इसमें भी हमने सिल्वर जीता है, जो कि हमारी तैयारी कुशल। गोल्ड चलो कोई बात नहीं, गोल्ड की अलग बात है, मतलब जो जंप की तैयारी थी वो नहीं हो पाया। स्टार्ट हमने बहुत अच्छा लिया, और 95 पर स्टार्ट लिया, और नेक्स्ट हाइट 98 थी, उसको पास करके 2 मीटर जंप लिया। नेक्स्ट हाइट हर वो 98 के बाद 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहे थे। फिर 204 जंप लिया, 206 पास करके 208 जंप था। 208 के ऊपर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि सब कुछ ठीक था, फीलिंग अच्छी थी, बॉडी अच्छी थी, पता नहीं जंप ही नहीं लगा उसमें। मैंने अभी तक जंप देखे नहीं है अपने, बट मैं देखूंगा कोच के साथ बैठ के जब मैं फ्री होऊंगा। पेरिस पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने भी उम्मीद के मुताबिक बढ़िया प्रदर्शन किया, और भारत की मेडल टैली में एक और सोने का तमगा बढ़ा दिया। सुमित ने जैवलिन थ्रो की F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ उन्होंने 70.59 मीटर दूर भाला फेंक कर अपने ही पैरालंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। IAS अधिकारी सुहास एलवाई ने पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता। हालांकि उम्मीद गोल्ड की थी, लेकिन उन्हें बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL4 फाइनल मुकाबले में फ्रांस के दिग्गज खिलाड़ी लुकास माजूर के हाथों 9-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा, और गोल्ड की जगह सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। उनकी इस जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ की। वहीं नित्या श्रीशिवन ने बैडमिंटन की वुमेन्स सिंगल मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता। रेसिंग की 2 अलग अलग कैटेगरी में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली भारतीय एथलीट प्रीति पाल को इस पल का बेसब्री से इंतजार है जब वो 2 मेडल के साथ अपने वतन वापस लौटेंगी। महिला एथलीट प्रीति पाल ने 200 मीटर रेस T35 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर रेस में ब्रॉन्ज दिलाया था।
अभी बहुत प्राउड फील हो रहा है, अब हो रहा है यकीन, अब खुशी हो रही है बहुत कि मैं 2 मेडल लेके इंडिया वापस जाऊंगी। मैं ये मतलब सोच भी नहीं पा रही यार। देखो मतलब हमारे इतनी कंट्री में से 112 कंट्री है ना सर, उसमें से हमारा तिरंगा ऐसे ऊपर जा रहा है तो इतना प्राउड फील हो रहा है यार। हमारा तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा, वाओ सर, मतलब इमोशनल ही हो रहा था वो तो। शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय पैरा शूटर अवनी लेखरा को पीएम मोदी ने जीत के लिए बधाई दी और उनकी हिम्मत, हौसले और जज्बे की जमकर तारीफ की। अवनी ने R2 वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। पेरिस पैरालंपिक में जीत का सिलसिला जारी है। 5 दिन में 15 मेडल आ चुके हैं। अभी 5 दिन का खेल बाकी है। उम्मीद है भारतीय खिलाड़ी अपने उम्दा प्रदर्शन से पेरिस में नया इतिहास रचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको 2 खूबसूरत तस्वीर हम दिखाते हैं जिसमें आस्था भक्ति के रंग समाये हुए हैं। पहली तस्वीर जो आई है वो महाकाल की नगरी से निकलकर सामने आई है, यानी कि उज्जैन की तस्वीरें हैं जहां भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। झाल मजीरे, ढोल नगाड़े के साथ शिव भक्तों का काफिला उनके साथ चला। दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में कन्याओं ने शिव तांडव स्तोत्र पर डांस किया। ऐसा कर इन 1000 कन्याओं ने रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गीत, संगीत और नृत्य की अद्भुत छटा से नाव उठा। देखिए, शिव का परम धाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। गंगा किनारे स्थापित काशी विश्वनाथ मंदिर में एक दिन पहले यानी सोमवार को एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 लड़कियों ने शिव तांडव स्तोत्र पर परफॉर्मेंस दी और ये आयोजन जो है तमिलनाडु की संस्था की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में पद्मश्री मृदंग सम्राट डॉक्टर येल्ला ने अद्भुत प्रस्तुति दी, जिनके सानिध्य में लगभग 1000 लड़कियों ने शिव तांडव स्तोत्र पर नृत्य किया। देखिए, वहीं उज्जैन में भव्य शाही सवारी लेकर महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकले, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे राजसी ठाट बाट के साथ महाकाल की शाही सवारी निकली, जिसे देखकर हर कोई नतमस्तक हो गया। महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है। मान्यता है कि शाही सवारी में महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी प्रजा का हाल जानते हैं। चांदी के छत्र और फूलों से सजी विशेष पालकी में विराजमान महाकाल की सवारी जिन जिन गलियों से गुजरी, झाल मंजीरा, ढोल नगाड़े, डमरू बजाते शिव भक्तों का काफिला भक्ति के सागर में गोते लगाता चल पड़ा। ये शाही सवारी है उज्जैन के महाराजाधिराज महाकाल की, जो झूम के निकली है, पूरी धूम से निकली है। मंदिर में ठाट बाट से विराजने वाले महाकाल जब प्रजा का हालचाल जानने सड़कों पर निकले तो पूरी फिजा हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठी। आगे आगे महादेव, पीछे बाबा की भक्ति में झूमते गाते भक्तों की पूरी टोली। आज बाबा की शाही सवारी देखने, आज आखिरी शाही सवारी है बाबा की और बहुत आनंद आया। आज बाबा सबके दुख हरने निकले हैं महाकाल बाबा सवारी के, और बहुत आनंद आया। अंदर भी दर्शन करे हमने, सवारी के भी दर्शन करे, 7 रूपों के दर्शन करे आज हमने बाबा के। पूरे वर्ष भर जो उज्जैन की पूरी बाबा महाकाल उज्जैन के अवंतिका के राजा हैं और पूरे नगर को नहीं, पूरे शहर को नहीं, पूरे प्रदेश, हमारे पूरे भारत को इस पल का इंतजार रहता है कि बाबा की महाकाल की शाही सवारी जो निकलती है, इसमें आप देखिए लाखों की संख्या में आपको भक्त दिख रहे होंगे और भक्त इसका पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि बाबा महाकाल की शाही सवारी। और आज भगवान चंद्रमौलेश्वर अपनी एक अनोखी छटा के साथ भगवान का इंद्रदेव भगवान का स्वागत कर रहे हैं। जो वर्षा हो रही है भगवान इंद्रदेव स्वागत कर रहे हैं। पूरे साल शाही सवारी का इंतजार करते हैं हम लोग और बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। कहाँ से आए आप देखने? हम ग्वालियर से आए हैं। तो खाली सिर्फ सवारी देखने आए हैं? सवारी देखने, महाकाल के दर्शन करने आए हैं। कृपा ऐसी है कि बाबा बुला लेता है।
परंपरागत मार्ग से राजसी रंग में निकली बाबा के शाही सवारी में पुजारी, प्रशासन का अमला, पुलिस का बंदोबस्त सब कुछ था। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और आस्था का ऐसा रंग दिखा कि जिसने देखा वो देखता ही रह गया। वैसे तो महाकाल की सवारी सावन के महीने में ही निकाली जाती है, लेकिन महाकालेश्वर की सवारी भाद्रपद मास में भी निकलती है, क्योंकि यहाँ पुराने समय में मराठा राजाओं का शासन था और उनके पंचांग के आधार पर सावन माह की सवारी भादो मास के एक पक्ष में भी निकाली जाने लगी। तभी तो आज उज्जैन के राजाधिराज महाकाल महाराज बेहद धूमधाम से नगर भ्रमण पर निकले हैं। बड़ी धूमधाम से बाबा महाकाल की सवारी निकली है। जितना जोश खरोश बाबा महाकाल के लिए हिंदू समाज का है, इतना ही जोश खरोश अन्य समाज का भी देखने को मिल रहा है। महाकाल की सवारी बड़ी धूम से सारे नगर में होकर पुनः महाकाल मंदिर में अपने समय के अंदर यहाँ आ गई है और उसमें उनकी जो पूजा और यहाँ की परंपरा है वो परंपरा का निर्वाह हुआ। उज्जैन महाकाल का है, पर महाकाल सबके हैं। हर भक्त के दिल में बसते हैं, हर भक्त का कल्याण करते हैं, इसलिए भक्त भी महाकाल के दर्शन कर खुद को धन्य समझते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। राइव आपको लेकर चलते हैं गुजरात के राजकोट, जहां पर गणपति उत्सव से पहले गणपति की मूर्तियों की प्रदर्शनी लगी है। इस प्रदर्शनी में आपको गणपति महाराज के कई अंदाज देखने को मिलेंगे। यहां पर पगड़ी पहने गणपति नजर आएंगे तो कहीं पर किसी मनमोहक पोशाक में आपको रंग बिरंगे मुकुट से सजे धजे गणपति की मूर्तियां नजर आएंगी। ये तस्वीरें देखिए, भक्तों को बहुत आकर्षित कर रही हैं मूर्तियां और तस्वीरें अद्भुत, अलौकिक। अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट के देश ब्रुनेई दौरे पर हैं। ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्रुनेई के दौरे पर है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो चुके हैं। 40 साल पूरे होने की खुशी में ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया ने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा था, जिसके बाद पीएम इस दौरे पर निकले। इस 2 दिवसीय दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाना है। सेवक है हमारे कंट्री के, वो अपने कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जो समुदाय यहाँ इंडियन रहते उनके लिए आ रहे हैं। ये उनमें ब्रुनेई के पॉपुलेशन के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे प्राउड मोमेंट है कि इस कंट्री में, ये कंट्री एक्चुअली सबसे साउथ ईस्ट एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का जो सुल्तान है हाजी हसनल बोल्किया, वो सबसे बेहतरीन इंसान है। देखिए, ब्रुनेई दौरा जो है भारत के लिए बहुत अहम बताया जा रहा है। इसकी वजह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको बता दें कि भारत ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन आयात करता है। ऐसे में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश के लिए ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस को लेकर भी इस दौरे की खूब चर्चा हो रही है और उस पर मंथन हो रहा है। वहीं भारत ने ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है और प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। यह गुंजन देखिए, और इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं दोनों देशों के बीच भारत म्यांमार की स्थिति पर भी चर्चा संभव है। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारी को मजबूर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चर्चा कर सकता है। दरअसल ब्रुनेई समुद्री सीमा वाला देश है। देश की उत्तरी सीमा साउथ चाइना से लगती है। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का भी चीन के साथ विवाद है। यहाँ देखिए, ऐसे में चीन के खिलाफ मजबूती के लिए ब्रुनेई से बातचीत काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है करीब 6 साल बाद सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं। इस लिहाज से अगर हम देखें तो दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। इस दौरान उनके साथ औपचारिक बातचीत भी हो सकती है और सेमीकंडक्टर पर भी बातचीत संभव है। तकनीक के युग में सेमीकंडक्टर बेहद अहम है। कार से लेकर फोन तक हर जगह सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। बहराइच में आदमखोर हो चुके भेड़िए लगातार गांव वालों को अपना निशाना बना रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भेड़ियों का आतंक अब जारी है। प्रशासन से लेकर वन विभाग की अलग अलग टीमें ऑपरेशन भेड़िया में जुटी हैं। अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह से आम लोगों को भेड़ियों के इस आतंक से बचाना है। अलग अलग कोशिशें जारी हैं। उन्हीं कोशिशों का हिस्सा ये तस्वीरें भी हैं जिसमें भेड़ियों को लालच देने के लिए पिंजरे में बकरी को भी बांधा गया है। वो तस्वीर है इस बाड़े की जिसको कि वन विभाग द्वारा रखा गया है। नया क्या है? नया ये है कि इस बाड़े में अंदर एक बकरी को रखा गया है। बकरी को इसलिए रखा गया है जिससे कहीं ना कहीं भेड़िए को आकर्षित किया जा सके और भेड़िया शिकार की तलाश में इसमें दाखिल हो जाए और इस बकरी को खाने के प्रयास में वन विभाग के कब्जे में आ जाए। तमाम जतन के बावजूद भेड़िए बेखौफ घूम रहे हैं। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद हुए भेड़ियों की ये तस्वीरें देखिए कैसे दिन के उजाले में भी ये भेड़िए बिल्कुल बेखौफ जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वन विभाग दावा कर रहा है कि 2 आदमखोर भेड़िए घूम रहे हैं, जबकि गांव वालों का दावा अलग है। वो 2 से ज्यादा खूंखार भेड़िए होने का दावा कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर हमला करने के बाद ये भेड़िए कहां छुप जाते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां घने पेड़ हैं और वहां पर जो वन विभाग के ड्रोन हैं वो शायद इमेज कैप्चरिंग करने में असफल साबित हो रहे हैं। वो ग्राउंड का जायजा तो ले रहे हैं, लोकेशन तो भांप रहे हैं, लेकिन जहां पर घने पेड़ हैं वहां पर नीचे अगर भेड़िए छुपे हैं, जो कि दावा गांव वाले कर रहे हैं कई ऐसे इलाकों का, वहां वन विभाग का न ड्रोन पहुंच पा रहा है न वन विभाग की टीम। इस कहानी का सबसे खौफनाक और बेचैन करने वाला पहलू यही है कि पूरे इलाके में ठीक कितने भेड़िए घूम रहे हैं या फिर यूं कहें कि इन भेड़ियों का झुंड कितना बड़ा है, ये सही कोई नहीं जानता। पिछले 2 दिन में खूंखार भेड़ियों ने 5 लोगों को निशाना बनाया। करीब 35 गांवों में भेड़ियों की वजह से दहशत फैली है। अब तक भेड़ियों ने 60 लोगों पर हमला किया है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 1 महिला समेत 9 बच्चे शामिल हैं। ताजा मामला महसी तहसील के गांव नऊन गरेची का है, जहां भेड़ियों के एक झुंड ने धावा बोलकर मां के बगल में सो रही 3 साल की नन्ही सी बच्ची को उठा लिया। वहीं महसी इलाके की पूटिया की रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग कमला देवी आदमखोरों के हमलों में लहूलुहान हो गयी। वन विभाग की 25 टीमों के साथ पुलिस, पीएसी और दूसरा सरकारी अमला इन भेड़ियों को पकड़ने में जुटा है, लेकिन फिलहाल इन आदमखोर भेड़ियों का आतंक बना हुआ है। भेड़ियों को पकड़ने की कोशिशों के साथ आम लोगों से भी अपील की जा रही है। बहराइच के लिए हम बहुत भी ज्यादा संवेदन, हम वहाँ परसों वहाँ थे और हम आज रात में फिर पहुँच जाएंगे और वहाँ के हम देख रहे हैं, वहाँ की स्थिति पे पूरी निगाह रखें और वहाँ पे अभी भी इंसिडेंट हुआ है, हम इसमें कोई कठोर निर्णय शीघ्र ही लेंगे। सरकार की क्या तैयारी है रोकने के लिए कि इस तरह? सरकार हर हालत में रोकेगी। वहाँ पे फोर्स पूरा लगा दिया गया है, 12 टीमें और भेजी गई हैं। जगह जगह उसको भेड़ियों को रोकने का हर प्रयास किया जा रहा है। गोरखपुर जोन के एडीजी केएस प्रताप कुमार ने भेड़ियों से प्रभावित गांव का जायजा लिया और गांव वालों से सतर्क रहने की गुजारिश की। वन विभाग द्वारा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत, टैक्टिक्स के तहत एक प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग का भी पूरी सहयोग रहेगी। जैसे आप जानते हैं, इस पूरे क्षेत्र को 7 टीमों में बांट दिया गया है और हर एक ग्राम पंचायत में भी एक टीम पुलिस का दिया गया है। 2 कंपनी पीएसी भी
यहाँ गश्त कर रही है और निश्चित ही जल्दी से सफलता प्राप्त होगी। हालांकि वन विभाग लगातार दावा कर रहा है कि वो जल्द ही बाकी बचे भेड़ियों को भी पकड़ लेगा, लेकिन गांव वाले दिन में दहशत से कांप रहे हैं और रातों में लाठियां लेकर जाग रहे हैं। समर श्रीवास्तव के साथ रामबरन चौधरी, बहराइच, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।